जा रहा। और जो अटैक्स पहले कश्मीर में हो रहे थे और जिस किस्म के अटैक्स हम पहले जम्मू में नहीं देखते थे, वो अभी जम्मू में हो रहे हैं। अगर आप ये जो वैष्णो देवी से जो बस आ रही थी, टूरिज्म की बस आ रही थी तीर्थयात्री को लेके, एक पैसेंजर बस पे बड़े सालों के बाद अटैक हुआ। और बेसिकली जो जम्मू में पहले होता था, ज्यादातर जो जम्मू में होता था वो ये होता था कि आर्मी पे अटैक होते थे। और एक्चुअली आर्मी फैमिलीज पे भी बहुत अटैक हुए हैं, मैं इसके बारे में बात करूंगा। पर अभी जो हुआ है कि पहली बार काफी देर के बाद, काफी सालों के बाद, इनफैक्ट 20 साल के बाद, 22 साल के बाद एक एक सिविलियन बस पे अटैक हुआ। 22 साल के बाद हुआ है। एक सिविलियन बस पे अटैक हुआ है। और जैसे कि आपने दर्शाया, जब बस ड्राइवर को उन्होंने मार दिया और बस नीचे गिर गई, उसके बाद भी उन्होंने अपनी काफी सारी मैगजीन्स खाली कर दी। तो इसका ऑब्जेक्टिव था कि मैक्सिमम कैजुअलिटीज करनी है हिंदू पिलग्रिम्स को, और हमने देखा कि हमारे छोटे छोटे बच्चे उसमें मारे गए उसमें। तो ये किया किसने? ये 100% इसमें बहुत योगदान है लोकल टेररिस्ट का, लोकल पॉपुलेशन का। देखिए, अगर आप इसकी पूरी टाइमलाइन देखें तो एक तो उन्होंने एम्बुश किया, और बाहर से आकर एम्बुश करना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि आपको पूरी की पूरी एरिया की एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन चाहिए है, और जो बस जो वहां से ट्रैवल कर रही है उसका एग्जैक्ट टाइम टेबल चाहिए। नहीं तो आप वेट करते रह जाएंगे, 2-3 दिन रोड पे बैठ के वेट करते रह जाएंगे आप। तो आपको पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए। तो बस कितने बजे आएगी, कितनी स्पीड से जा रही होगी, वो देखकर वो प्लानिंग करते हैं कि कहां एम्बुश लगाया जाए। अच्छा, इसके बाद जैसे आपने दर्शाया, उसके बाद 2 और अटैक हुए। इसका मतलब कि शिवखोरी अटैक से पहले करीबन 3-4 दिन मिनिमम, और उसके बाद एक हफ्ता टेररिस्ट भारत में जम्मू में रहे। और जम्मू एक बहुत ही हेविली मिलिटराइज्ड एरिया है। जम्मू एक बहुत ही हेविली मिलिटराइज्ड एरिया है, वहां बहुत आर्मी है। तो भारतीय टेरिटरी में वो कम से कम 2 हफ्ते रहे हैं, और 2 हफ्ते रहकर उन्होंने कहीं खाना खाया होगा, कहीं बाथरूम गए होंगे, पानी पिया होगा। तो ये सब कुछ कहां किया उन्होंने? आप लिविंग ऑफ द लैंड जंगल में 1 रात रह सकते हैं, मैक्सिमम 2 रात रह सकते हैं, पर उसके बाद आपको खाना तो चाहिए। तो कौन खाना दे रहा है आपको? खाना कहीं से तो आएगा। वो अपने साथ वो ड्राई राशन 2 हफ्ते का नहीं लेके जा सकता। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। जब सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई, हमारी बेस्ट स्पेशल फोर्सेस, जो इंडियन आर्मी की इलीट से इलीट हैं, स्पेशल फोर्सेस 4 पैरा और 4SF और 9SF, उन्होंने ये सर्जिकल स्ट्राइक्स की। और ये विश्व की उत्तम स्पेशल फोर्सेस हैं। ये लोग भी केवल 1-8 किलोमीटर तक, या मैक्सिमम किसी एरिया में 3 किलोमीटर तक अंदर गए, और 12 घंटे के अंदर ही अंदर वापस आ गए। जो सबसे एलीट लोग विश्व के हैं, वो भी पाकिस्तानी टेरिटरी में डीप अंदर घुस के उनके किसी सिटी में, उनके किसी शहर में नहीं जाके बैठे 1-2 हफ्ते, क्योंकि 100% वो पकड़े जाते, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो अगर कोई टेररिस्ट पाकिस्तान से आया है और 2 हफ्ते तक डीप इनसाइड इंडियन टेरिटरी में रहकर ऑपरेशंस कर रहा है, इसका मतलब है कि उनको जबरदस्त सपोर्ट है लोकल टेररिस्ट, लोकल पॉपुलेशन की। और मैं तो ये भी कहूंगा कि जो टीम है वो, उसमें से 100% कुछ लोग लोकल भी होंगे, क्योंकि ये हमने रिसेंटली ये केसेस देखे हैं, हमने आपके चैनल में भी डिस्कस किया है कि पिछले 2-3 साल में जो अटैक्स हो रहे हैं हिंदू पे कश्मीर में, उसकी मोडस ऑपरेंडी ये है कि जो कॉलेज जाने वाले सिविलियंस हैं, जिनका कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं, जिनका कोई पुलिस रिकॉर्ड नहीं है, उनको एक एक्शन के लिए निकाला जाता है और उनको वेपन दे दिया जाता है। तो बेसिकली सुबह उनका प्रीवियस कोई ट्रैक रिकॉर्ड है नहीं,
वो अपना भारत माता की जय करते होंगे, वो टूरिस्ट बस चलाते होंगे, सब कुछ करते होंगे, उनमें से काफी सारे बीजेपी के मेंबर्स भी होंगे, कुछ भी हो सकता है, कुछ नेशनलिस्ट यूट्यूबर्स भी होंगे, कुछ भी हो सकता है। ऐसे लोगों को लेकर एक बेचारा कोई कश्मीरी हिंदू है जो सालों से 1990 से पहले से ही उसकी एक दुकान फार्मेसी की बची हुई है, क्योंकि वो दवाइयां देता है लोगों को, उसको बोला जाता है कि तुम इसको मारो, सॉफ्ट टारगेट है, उसको एक AK-47 पकड़ा दी जाती है, वो मार के वापस कॉलेज चला जाता है, तो किसी को पता ही नहीं चलता किसने किया। तो ऐसे कुछ लोग भी इस टीम के अंदर 100% होंगे। तो नंबर 1, कश्मीर हम खो चुके हैं, अभी जम्मू भी खोने वाले हैं। नंबर 2, इसमें 100% लोकल टेररिस्ट हैं, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, क्योंकि इतने सारे अटैक्स हुए हैं इतने लंबे पीरियड पे। और नंबर 3, लोकल टेररिस्ट बहुत ही एम्बोल्डन हो चुके हैं, क्योंकि पहले वो ऐसे काम नहीं करते थे, बहुत ही एम्बोल्डन हो चुके हैं। और ये जो पूरा का पूरा गवर्नमेंट का जो रवैया है, ये कुछ नया नहीं है, ये केवल मोदी का रवैया ऐसा नहीं है, ये बड़े सालों से चला आ रहा है, वाजपेयी का रवैया भी ऐसा ही था। तो इस पे हम आगे बात करेंगे, जब लोग कहेंगे कि हम पाकिस्तान से आ रहे हैं, मैं उसको दर्शाऊंगा कि अगर पाकिस्तान से आ रहे हैं तो उस पे हमें कौन कौन विषय पे बात करनी चाहिए। तो ये सालों का रवैया है, ये बात आपने ठीक कही कि हर सरकार का यही रवैया है। पर सरकार इतनी मौतों के बाद भी अगर सरकार नहीं जग रही है, और जो बार बार अपने आप को कह रहे हैं 370 हमने हटाए, कश्मीर पॉलिसी को वो दिखा रहे हैं कि वो उनकी सफल पॉलिसी है, ये तो जम्मू तक आतंकवाद आ गया है, कश्मीर की पूरी पॉलिसी इनकी फेल है 10 साल में। देखिए, इनके हिसाब से फेल नहीं है, आपके और मेरे हिसाब से फेल है, क्योंकि हम चाहते हैं कि कश्मीर में हिंदू जा पाए और वहां रह पाए, जो कि उनकी पुश्तैनी, उनकी अल्टीमेट जमीन है। ऋषि कश्यप से नाम आता है कश्मीर का। तो हम चाहते हैं कि जो विस्थापित हिंदू हैं और जो बाकी हिंदू हैं वो कश्मीर में जाके रह सकें। बीजेपी आरएसएस ऐसा नहीं सोचते, वो सोचते हैं कि कश्मीर केवल भारत के मैप का एक हिस्सा बना रहे, ज्योग्राफिकली एक हिस्सा बना रहे, पर वो टोटली इस्लामिक हो सकता है। और अगर कोई एरिया टोटली इस्लामिक होगा, इसका मतलब है कि वहां काफिरों को जीना अलाउड नहीं है। जो काफिर वहां जिएंगे, या तो उनको मार दिया जाएगा या वहां से भगा दिया जाएगा। तो जहां तक गवर्नमेंट का स्टैंड है, उनकी कश्मीर पॉलिसी सक्सेसफुल है, क्योंकि अभी कश्मीर के जो जिहादी हैं वो भारत माता की जय कह रहे हैं, पर भारत के लिए, हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए बिल्कुल सक्सेसफुल नहीं है, क्योंकि हमारे बच्चे मारे जा रहे हैं और कश्मीर हम पूरी तरह से खो चुके हैं। और सबसे भयावह बात यह है कि कश्मीर को खोकर अभी हम जम्मू भी खोलने वाले हैं। ये सबसे डेंजरस चीज है, क्योंकि अभी हम जम्मू भी खोने वाले हैं। जो फोकस है पूरे अटैक्स का भी वो जम्मू पे है। देखिए, अगर आप देखें, हम आपके चैनल पे हमने इतनी बात की है पिछले एक डेढ़ साल में, आर्मी पे कितने एम्बुशेस हुए हैं जम्मू में, रजौरी सेक्टर में कितने सारे एम्बुशेस हुए हैं, इतने सारे एम्बुशेस हुए हैं आर्मी पे पिछले 2-3 साल में। रजौरी सेक्टर में, जम्मू की बात कर रहा हूं, मैं कश्मीर की बात ही नहीं कर रहा। कश्मीर में तो इतने सारे हिंदू मारे गए, बट मैं सिर्फ जम्मू की बात कर रहा हूं। जम्मू पे इतने सारे एम्बुशेस हुए हैं, इसका अर्थ क्या है? आप मुझको ये बताना चाहते हैं कि पाकिस्तान से रेगुलरली टेररिस्ट आते रहते हैं और मूड बनने पे एम्बुश करके चले जाते हैं, और हमारी इतनी कैजुअलिटीज हुई, और ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल ही नहीं है। बेसिकली क्या हो रहा है कि लोकल टेररिस्ट ही कर रहे हैं, और आप ये दर्शाना नहीं चाहते, क्योंकि आप ये कहना चाहते, क्योंकि आप कहते हैं कि ये नेशनलिस्टिक मुस्लिम्स है। तो नेशनलिस्टिक मुस्लिम तो ऐसा काम करेंगे नहीं आपके हिसाब से। और जो लोकल लोग हैं उनको प्रोटेक्ट जो है, जो आतंक में लिप्त हैं मलिच, उनको जो पहले पत्थर चलाते थे, हमने उनको चुनाव में शामिल किया, हम उनको सेना में लेकर आ रहे हैं, ये बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। और इस दौर में भारत में सबसे ज्यादा जो सैनिकों का बलिदान इनके कार्यकाल में हुआ है। तीर्थ यात्रा पर आप कह रहे हैं 20-22 साल बाद तीर्थ यात्रा पे हमला इनके कार्यकाल में हुआ है, तीर्थ यात्रा पर हमला। तो हमला के पूरा आप टारगेट किलिंग कश्मीर के अंदर, एक एक कोई बिहार यूपी का है, खोमचा लगाया उसको पकड़ के टारगेट किलिंग हो रही है।
पहली बार लश्कर का कमांडर भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल का हेड मिला वहां पे, तालिब हुसैन, लश्कर का कमांडर। भारतीय जनता पार्टी के अंदर रिक्रूटमेंट चल रही है। तो ये भारत के लिए कितना डेंजर है, ये भारत के अन्य शहरों के लिए, भारत की पूरी सुरक्षा के लिए आप इसको कितना डेंजर मानते हैं? क्योंकि सरकार ने तो ठान लिया है कि हमको तृप्तिकरण करना है, भले उनकी तरफ से 2 वोट भी ना मिलता हो इनको। देखिए, और मैं यही है कि कश्मीर में ये अपने कैंडिडेट नहीं खड़ा कर सके। इनकी विफलता यही है कि कश्मीर घाटी में, वैली में इनके कैंडिडेट खड़ा नहीं थे। ये इनकी विफलता की सबसे बड़ी कहानी कह रही है। देखिए संदीप जी, अगर इनको वोट मिल भी जाते तो क्या? इसका मतलब कि अगर इनको वोट मिल जाते तो ये उनका और तृप्तिकरण करते ताकि वो और हिंदुओं का विनाश करते। देखिए, बात ऐसी है संदीप जी, इस गवर्नमेंट के कार्यकाल में बहुत अटैक्स हुए हैं फैमिलीज पे। जितने अटैक्स इस गवर्नमेंट के कार्यकाल में हुए हैं फैमिलीज पे, वो कहीं नहीं हुए। यहां आप सिविलियन फैमिलीज ले लीजिए या मिलिट्री फैमिलीज ले लीजिए। मैं लोगों को बोलना चाहता हूं कि आप जरा ये सोचिए, जो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूं इसके बारे में जरा सोचना, क्योंकि इसके बारे में कोई और बात नहीं कर रहा है। पूरे के पूरे भारत देश में इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, और इतना इंपॉर्टेंट इशू है कि हम सबको इसके बारे में बात करनी है, मैं कर नहीं रहा। मेरी बात सुनिएगा। 2002 की बात है, 2001 की बात है कि पार्लियामेंट पे अटैक हुआ। जब पार्लियामेंट पे अटैक हुआ, वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने बोला कि हम पाकिस्तान को मारेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, और पूरी की पूरी सेना को मोबिलाइज करके, मोबिलाइजेशन मतलब कि लीव्स कैंसिल करके, कोर्सेज कैंसिल करके, पूरी की पूरी सेना को जो उनके रियर एरियाज हैं, उन रियर एरियाज से जाके बॉर्डर पे, इमीडिएट बॉर्डर पे डाल दिया गया, ताकि इमीडिएटली आप जाके युद्ध करें। उस मोबिलाइजेशन में हमारे 400 से 600 जवान और ऑफिसर मारे गए, सिर्फ मोबिलाइजेशन में। माइंड ब्लास्ट इंजरीज हुई, एक्सीडेंट्स हुए, बहुत सारी चीजें हुई, वो अलग बात। पाकिस्तान को एक भी कैजुअलिटी नहीं हुई मोबिलाइजेशन में, हमें सिर्फ मोबिलाइजेशन में कैजुअलिटीज हुई। मोबिलाइजेशन हमने शुरू की दिसंबर 2001, और मोबिलाइजेशन खत्म हुई, ऑपरेशन पराक्रम खत्म हुआ, और हम पाकिस्तान के अंदर गए नहीं, हमने कुछ नहीं किया। हमने सिर्फ बोला कि हम आ जाएंगे बॉर्डर पे, हम मारेंगे, हम मारने वाले हैं, आपको मारने वाले हैं, पर हमने मारा नहीं, हम बस अपना मुक्का दिखा रहे थे। उस दौरान मई 2002 में जम्मू में एक जगह है कालूचक, मिलिट्री कैंप है जम्मू में, ऐसे बहुत सारे हैं। एक हिमाचल प्रदेश टूरिज्म की बस आ रही थी मनाली से। उस बस को लश्कर-ए-तोयबा के एक टोली ने कैप्चर किया, बहुत सारे पैसेंजर मारे, मेरे ख्याल से 10 पैसेंजर मारे। फिर वो बस लेकर आर्मी का एक कैंप है वहां अटैक किया। अच्छा, आर्मी में कैसा होता है कि 2 किस्म की स्टेशंस होते हैं, एक फैमिली स्टेशन, एक नॉन फैमिली स्टेशन। फैमिली स्टेशन ऐसा स्टेशन होता है जहां आप अपनी फैमिली को लेकर जा सकते हैं, और फिर फौज आपको फैमिली अकोमोडेशन देगी कि भाई आप वहां अपनी फैमिली के साथ रहे कंटोनमेंट के अंदर। जैसे जम्मू हो गया, नगरोटा हो गया, पठानकोट हो गया, बठिंडा हो गया, मैं सिर्फ उस एरिया की बात कर रहा हूँ। नॉन फैमिली स्टेशन होते हैं जो एकदम बॉर्डर पे होते हैं, जो जहां फैमिलीज अलाउड नहीं होती। तो ये फैमिली स्टेशन है जम्मू। तो कंटोनमेंट के अंदर गए, जबकि फौज बाहर ऑपरेशन पराक्रम में थी, फौज लड़ने के लिए थी। फौजी घरों में घुसे जम्मू कंटोनमेंट के अंदर, और 10 बच्चों को और 8 लेडीज को मार दिया, जिसमें से मेरे ख्याल से एक प्रेग्नेंट भी थी। एक 4 साल का बच्चा था, फौजी बच्चा, और 3 फौजी वहां मार गए। तो टोटल 10 बच्चों को, फौजियों के बच्चों को, जब फौजी बॉर्डर पे तैनात थे, ऑपरेशन पराक्रम कर रहे थे, उसी बीच 10 बच्चों को मारा गया, 8 आपकी बीवियों को मारा गया, आपकी वाइफ को मारा गया, आपकी पत्नियों को मारा गया, और 3 फौजी भी मारे गए, और जो सिविलियन मिला लोग के टोटल कैजुअलिटीज हुई 31। हमने क्या पाया? पार्लियामेंट पे अटैक हुआ, हमारा रिस्पांस था ऑपरेशन पराक्रम में मोबिलाइजेशन में हमारे 400 जवान और अफसर मारे गए, और हमारे घरों के अंदर घुसकर दुश्मन ने हमारे बच्चों और हमारी वाइफ्स को मारा। क्या किया गवर्नमेंट ने? कुछ नहीं।
2016 में उसके बाद फैमिलीज पे कोई मेजर अटैक नहीं हुआ। 2016 में आपको याद होगा सितंबर में सर्जिकल स्ट्राइक हुई, बड़ी अच्छी बात है। सितंबर 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक हुई। अक्टूबर 2016 में नगरोटा 16 कोर का हेडक्वार्टर है, अगेन फैमिली स्टेशन। नगरोटा एक फैमिली स्टेशन है, जम्मू के थोड़ा ऊपर है, 16 कोर का हेडक्वार्टर है। नगरोटा कंटोनमेंट में घुसे, कोर हेडक्वार्टर में की कंटोनमेंट में घुसे, सर्जिकल स्ट्राइक्स के एक महीने बाद 6 बच्चे, सॉरी 2 छोटे छोटे बच्चे, 1 साल से कम बच्चे और 4 लेडीज को हॉस्टेज बनाया, फौजियों की वाइफ्स को। 2 छोटे छोटे बच्चे, 1 साल से कम बच्चे, बेबीज, उनको हॉस्टेज बनाया आर्मी कंटोनमेंट में, आर्मी मेस में, और उनको छुड़ाते हमारे 7 अफसर और मैन मारे गए, जिनमें से एक मेजर गोसावी हैं आर्टिलरी के और एक है मेजर अक्षय गिरीश इंजीनियर्स के, बंगाल सापर्स के। मेजर अक्षय गिरीश की माताजी सोशल मीडिया पे बहुत हैं, श्रीमती मेघना गिरीश, और उनके पिताजी एयरफोर्स से हैं। ये एक महीने बाद हुआ सर्जिकल स्ट्राइक्स के, आपने इस पर कोई रिएक्शन किया? नहीं। तो फिर से ही बीजेपी के कार्यकाल में हमारे घरों में घुसकर फौजियों के बच्चों और बीवियों को मारने की कोशिश हुई। थैंकफुली इस टाइम उनको बचा लिया गया, बट 7 अफसर और जवान मारे गए। उसके बाद 2018 में अगेन जम्मू एरिया में सुंजवन अगेन जम्मू में है, वहां एक अटैक हुआ, अगेन फैमिलीज पे। ये घरों में, ये बेसिकली मिलिट्री स्टेशंस में घुस के जो फैमिली एरियाज हैं वहां अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं ये दर्शाने, और उसके बाद भी हमने कुछ नहीं किया। उसके बाद पिछले 3-4 साल में आपने देखा कि पहले तो कश्मीर में जो बिहार से, यूपी से बेचारे लोग अपना भेलपूरी बेचना या चाय बेचना, या जो वेंडर्स आए थे, उनको 15-20 को मारा गया। कश्मीर में जो 1990 से पहले से जो लोग रह रहे हैं और जो छोड़ के वहां से नहीं गए, जो बचे रहे, उनको मारा गया। ये नेशनलिस्ट मुस्लिम्स को लेकर, नेशनलिस्ट मुस्लिम्स ने ये किया। उसके बाद पिछले 3 साल में जबरदस्त आर्मी कॉन्वॉयज पे एम्बुश किए गए और अटैक्स किए गए। एम्बुश करना इतना आसान नहीं होता, इस पे हमने बड़ी डिटेल में आपके चैनल पे थोड़ी देर पहले बात की है। और अभी फिर हमारे सिविलियन बच्चों को मारा जाए। तो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ऐसा कौन सा देश होगा जो कॉन्स्टेंटली, जिसके बच्चों को, सिविलियन हो या सिविलियंस के बच्चे हो या फौज के बच्चे हो, जिनके बच्चों को और उनकी फैमिलीज को मारा जा रहा है और हम कुछ नहीं कर रहे हैं। एक बार नहीं हुआ, ये बार बार हुआ है। कालूचक में हुआ जब ऑपरेशन पराक्रम चल रहा था, नगरोटा में हुआ जब सर्जिकल स्ट्राइक्स को केवल 1 महीना हुआ था, सुंजवान में हुआ 2018 में, अभी हुआ है रसाई में। तो हम कैसे लोग हैं जो अपने बच्चों को नहीं बचा सकते, अपनी फैमिलीज को नहीं बचा सकते, और बात हम करते हैं बड़ी बड़ी, और इस पर पूरे देश में कोई बात नहीं कर रहा है। कोई ये बात नहीं कर रहा है भैया कालूचक में क्या हुआ, नगरोटा में क्या हुआ, सुंजवन में क्या हुआ, हमने क्या किया उसके रिस्पॉन्स में। और पूंछ में जो हमारे जवानों का गला काटा था, वो भी पूरी मीडिया सब छुपा के ले गई थी। और कुछ जितने एम्बुश हुए हैं पिछले, मेरे पास अभी वो एग्जैक्ट डिटेल्स नहीं है, पर करीबन 20-30 जवान और अफसर मारे गए हैं केवल एम्बुशेस में। आप मुझे ये बताने की कोशिश कर रहे हो कि एम्बुश करना इतना आसान होता है? एम्बुश करना एक सबसे कॉम्प्लेक्स मिलिट्री, सबसे कॉम्प्लेक्स तो नहीं, बट एक मुश्किल ऑपरेशन होता है, क्योंकि आपको दुश्मन की जो गति होती है, कहां से जाएगा, कितने बजे जाएगा, कितनी स्पीड से जाएगा, उसकी अच्छी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, और उसको आगे ब्लॉक लगाना होता है, उसके पीछे ब्लॉक लगाना होता है। जब ब्लॉक लग जाता है तब एम्बुश शुरू होता है। ये तो बार बार एम्बुश कर रहे हैं और आप कुछ कर ही नहीं पा रहे। मैं सिविलियंस की एम्बुश की बात नहीं कर रहा, अभी मैं फौज की एम्बुश की बात कर रहा हूं। ये कैसे हो सकता है कि फौज के ऊपर आपकी अपनी टेरिटरी में बार बार एम्बुश हो रहा है?
ठीक बात ये है, ये बहुत बड़ी विफलता है। और अच्छा, एक चीज मैं आपको डीजीपी का बयान दिखाता हूँ। आपने अब हाँ, इतना लंबे समय से रक्षा हाँ, मामलों को आप देखते रहे, कोई डीजीपी इस तरह का बयान देता है क्या? गवर्नमेंट इस तरह का बयान? ये झूठ बोल रहे हैं, झूठ झूठ बोल रहे हैं। अधिक से अधिक कहेगा कि हमारे सरकार की तरफ से हम जो है हमें दी गई है छूट, हम काम करेंगे। मोदी सरकार ने हमें खुली छूट। ये प्रचार मंत्री दिख रही है, डीजीपी के, जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिख रहे हैं। ये सब के सब अभी झूठ बोल रहे हैं, पूरा का पूरा एस्टैब्लिशमेंट ऐसा है। यहाँ आप देखिए, हमने इतनी बात की चाइना के बारे में, वहां झूठ बोला जा रहा है। देखिए आज है 15 जून, 4 साल हो गए हैं गलवान इंसिडेंट को। 15-16 की रात को गलवान हुआ था। 16 बिहार के सीओ साहब और उनके 20 जवान उसमें वीरगति को प्राप्त हुए। उन पे भी एम्बुश हुआ था, पर उन्होंने बड़ी ब्रेवरी से लड़ा। गवर्नमेंट ने क्या किया? 1 महावीर चक्र और 4 वीर चक्र दिए। इसका मतलब कि युद्ध है। महावीर चक्र और वीर चक्र केवल युद्ध में दिया जाता है ना? दुश्मन के अगेंस्ट दिया जाता है युद्ध की, तो आपने माना युद्ध है। अभी कहां है गलवान? अभी गलवान बफर जोन में है। जिस जगह कर्नल संतोष बाबू और उनके 20 जवान 16 बिहार के, जहां उन्होंने वीरगति दी और जहां 1 महावीर चक्र और 4 वीर चक्र गेन किए, वो एरिया हमारे हाथ में नहीं है। आपने दे दिया उनको बफर जोन के तहत। तो ये लाइव्स वेस्ट करने की क्या जरूरत थी? कर्नल संतोष बाबू को ऊपर जाके चाइनीज को बोलने की क्या जरूरत थी? यार तुम लोग यहां से जाओ, हमारी गवर्नमेंट में एग्रीमेंट हुई कि तुम यहां नहीं होगे। उन्होंने अपना बलिदान दिया, उनके 20 जवानों ने अपना बलिदान दिया, और जहां इस एरिया में आपने बलिदान दिया, जो आपकी अपनी टेरिटरी है, अभी वो बफर जोन में है। सब लोग कह रहे हैं कोई आया नहीं। आप ये देखिए, सॉरी, ये देखिए, आर्मी चीफ लिमडक सर्विस एक्सटेंशन की हुई है 1 महीने की। उनको सबसे पीछे बैठा दिया जाता है शपथ ग्रहण में, शपथ ग्रहण। अभी तुक ही नहीं है। इट इज नॉट अ परेड। आर्मी चीफ या आर्मी ऑफिसर जाते हैं ना, परेड होती है। इट इज अ परेड। परेड में जाना कंपलसरी होता है। दिस इज नॉट अ परेड। जाने की जरूरत क्या थी इनको वहां? जो चले गए, उनको देखा कि उनका वहां अपमान हो रहा है, वहां से उठ के चले आते वापस। मैं ये फोटो कहूंगा दिखाने के लिए, एक बार मैं ये फोटो, ये देखिए, आर्मी चीफ का क्या अपमान हो रहा है। फिल्म स्टार और अडानी अंबानी जो कहा जाता है, उनको आगे और आर्मी चीफ को कहां बैठाया जा रहा है। ये फोटोग्राफ्स आप देखिए। हाँ हाँ अक्षय जी। नहीं, मैं कह रहा हूं कि इन सब जनरल्स की रीढ़ की हड्डियां टूट गई हैं। रीढ़ की हड्डियां टूट गई इन सबकी, और ये सब इसलिए हुआ है कि सब ये रिटायर्ड एक्सटेंशन वाले लोग हैं। आप सीडीएस को देखिए, जनरल चौहान को 3 साल पहले रिटायर हुए हैं एज लेफ्टिनेंट जनरल। ये देखिए फोटो, उनको उठा के सीडीएस बना दिया। आज देखिए पीछे बैठे हुए हैं। तो उससे आगे शाहरुख खान बैठे हैं, मुकेश अंबानी बैठे हैं। सुनिए, अगर यहाँ जनरल सुंदर जी होते, वो कहते भाड़ में जाए, मैं नहीं बैठता यहाँ, खुद खड़े होकर चले जाते हैं वहां से। वो जनरल सुंदर जी बैठते हैं यहाँ, यू वुड सेड गो टू हेल। तो ये लोग जो रिटायर्ड हुए हैं, इनको एक्सटेंड करा के उनको वहां डाला है। रीढ़ की हड्डियां इनकी है नहीं, टैक्टिकल और स्ट्रेटेजिक इनकी एबिलिटी है नहीं, और पूरे पूरे देश का बैंड बजा के रखा हुआ है इन लोगों ने। अब मैं आपको मणिपुर ले जाना चाहूंगा। सॉरी, ये गवर्नमेंट की गलती नहीं है, ये जनरल चौहान और जनरल मनोज पांडे की गलती है। उन्होंने अपना अपमान कराया। कोई जरूरत नहीं थी इनको वहां जाने की, और अगर वहां गए थे तो वहां उठ के चले आते वापस। ठीक बात है। अब मैं आपको मणिपुर ले चलूंगा। अभी 2 दिन पहले आपका ये प्रिय विषय है और हमारा भी प्रिय विषय है। 2 दिन पहले संघ प्रमुख मोहन भागवत को 1 साल बाद मणिपुर याद आया। हाय मेरा मणिपुर, मेरा मणिपुर। जब वहां 200 से 250 लोग मारे जा चुके, 65 हजार हिंदू विस्थापित हो चुके, महिलाओं को नग्न परेड कराया जा चुका, मोहन भागवत चुप बैठे थे, और एकाएक मोहन भागवत को हाय मेरा मणिपुर याद आ रहा है। लेकिन मणिपुर में अभी
अगर आप देखेंगे जिरीबाम में जो हमला हुआ है और जिस तरह से वहां के मुख्यमंत्री के काफिले पर हमला हुआ है, लेकिन सरकार के कान पे कोई जू नहीं रेंग रही। और वहां G7 में वो पोप से मिलकर आए हैं, क्या कुकियों के पक्ष में समझौता करके आए हैं जो मणिपुर में ये हो रहा है और कुछ नहीं बोल रहे वो? नहीं उनको पोप वाला फोटो कार्यपूर्ति भी दिखाओ जरा, पोप वाला फोटो इनका। मणिपुर पे क्या कहेंगे आप? देखिए, जहां तक पोप का सवाल है तो वहां तो बड़ी सीधी सी बात है, नरेंद्र मोदी वहां जाके सलूट मारा होगा, बोलेंगे श्रीमान कैडेट नरेंद्र मोदी कार्यपूर्ति की रिपोर्ट देता है, श्रीमान मैंने मणिपुर को पूरी तरह से क्रिश्चियन कर दिया है श्रीमान। तो कार्यपूर्ति की रिपोर्ट दे रहे हैं कि जो आपका हुक्म था वो मैंने कर दिया। कमाल है। और 1 साल, मतलब मुझे आप लंबे समय से देख रहे हैं, आपको कोई ऐसा लगा अभी तक के भारत के इतिहास में कि कोई प्रेसिडेंट 1 साल तक लगातार जलता रहा हो और सरकार बांसुरी बजाती रही हो? देखिए, ये एक्चुअली कश्मीर से भी वर्स्ट है, क्योंकि जो कश्मीर में हुआ वो कुछ महीनों में हो गया, खत्म हो गया। यहां आपने क्या किया है कि एक तो यहां ड्रग्स का एक बड़ा एंगल है, ठीक है। अगर आप सुने कि मेती हिंदू क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जो कुकी क्रिश्चियंस अंदर आना चाहते हैं, ये पॉपी कल्टीवेशन करना चाहते हैं। जो उनकी लैंड्स हैं, जो टिपिकल जो फॉरेस्ट लैंड्स हैं, उन फॉरेस्ट लैंड्स को जलाकर वहां पॉपी बनाना चाहते हैं, और फिर उस पॉपी से ऑब्वियसली मैरिजुआना या अगर उसको और रिफाइन किया जाए तो अलग अलग किस्म के ड्रग्स बनते हैं। दिस कॉमन नॉलेज। ये एक मेन रीजन है उस झगड़े का कि ये लोग ड्रग्स का कारोबार करना चाहते हैं, उसके लिए इनको लैंड चाहिए और ये फॉरेस्ट लैंड चाहते हैं उसके लिए, ताकि उसको जलाकर वहां पॉपी की कल्टीवेशन की जाए, ठीक है। मेती हिंदू उसको रोक रहे हैं क्योंकि ये उनकी लैंड्स हैं, और पूरे के पूरे नॉर्थ ईस्ट को क्रिश्चियन कराना ये एक चर्च का एक मेन ऑब्जेक्टिव है, जैसे कि पूरे बाकी देश में भी कराना एक मेन ऑब्जेक्टिव है। ये चल रहा है काफी समय से। इसमें भूमिका होनी चाहिए थी सेंट्रल गवर्नमेंट की, कि सिक्योरिटी फोर्सेस को बोलते, स्पेशली सेना को बोलते कि आप इनका जो ये जो म्यांमार से अंदर आ रहे हैं उस एरिया को कट ऑफ करिए, उसको पूरी तरह से कट ऑफ करिए और यहां से बिल्कुल इन्फिल्ट्रेशन नहीं होने दीजिए, और जो लोग अंदर आ गए हैं उसको फिर हंट किया जाए, उनको चुन चुन के उनको हंट किया जाए। गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट ने मेतियों के ऊपर अत्याचार करना शुरू कर दिया, मेती हिंदुओं पे अत्याचार करना शुरू कर दिया। तो जो आपको कुकीज के साथ करना चाहिए था, जो कि क्रिमिनल्स हैं इस केस में, वो आप विक्टिम्स के साथ कर रहे हैं। तो अगर एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि जो स्टेट अपरेटस है, अगर स्टेट अपरेटस क्रिमिनल्स पे एक्शन लेने के बजाय विक्टिम्स पे एक्शन लेना शुरू कर देता है, तो इसका यही मतलब है कि स्टेट खुद ही जेनोसाइड कर रही है। इससे ज्यादा और क्या बोला जा सकता है वहां। और जहां तक मोहन भागवत का प्रश्न है, जैसे आपने बोला अभी कि 1 साल तक तो वो चुप थे, उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, तो अभी वो शायद बोल रहे हैं इसलिए क्योंकि उनका पावर स्ट्रगल चल रहा है बीजेपी से, और कोई बात नहीं है, उनको कोई इंटरेस्ट तो है नहीं इसमें। और जहां तक आरएसएस का प्रश्न है, ये आरएसएस वाले तो है ना, जहां ये बीफ खाना बड़ी अच्छी बात है, ये आरएसएस वाले क्यों बोलते हैं? ये इसलिए बोलते हैं ताकि जो नागा ट्राइबल्स हैं या वो वाले ट्राइबल्स हैं वो बीफ खाते हैं, तो उनको दिखाने के लिए कि भाई हम भी आपके जैसे हम भी खाएं। बेसिकली ये एक्चुअली नॉर्थ ईस्ट के बारे में बोलते हैं। तो जो भी नॉर्थ ईस्ट में हो रहा है, जो हिंदुओं का नरसंहार वहां हो रहा है, और जहां मणिपुर को हिंदू विहीन किया जा रहा है, पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट हिंदू होता था साहब। मैं आपके दर्शकों को कहूंगा, आप एक काम करिए, नॉर्थ ईस्ट की हर स्टेट लीजिए और उसकी डेमोग्राफिक्स की हिस्ट्री पढ़िए विकिपीडिया पे। आप देखेंगे कि 1920 से पहले ऑलमोस्ट 90% ऑफ नॉर्थ ईस्ट हिंदू था साहब। 100 साल में, सिर्फ 100 साल में 90%, 95% हिंदू नॉर्थ ईस्ट, अभी लेस देन 5-10% हिंदू रह गया। हर स्टेट में आप जाके देखिए, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, हर स्टेट में, नागालैंड में जाइए और देखिए, विकिपीडिया पे जाके देख लीजिए आप। नागालैंड में जाइए, अपना मिजोरम में जाइए,
हर जगह जाइए। अभी मैं कहूंगा दिखाने के लिए कि मिजोरम में 5,000 म्यांमार के घुसपैठिए घुसे, सरकार की कोई सूचना नहीं, सरकार कुछ कर नहीं रही। अब देखिए उसके बाद मणिपुर के मुख्यमंत्री कह रहे हैं जो भाजपा से ही हैं कि 996 996, ये तो मैतेई की पवित्र पहाड़ियों का नाम भी बदल दिया। कुकियों ने पूरा पहचान हिंदुओं के मिटाना शुरू कर दिया। मणिपुर से जंगल के रास्ते मिजोरम में 5,000 म्यांमारी घुस गए, चिनकुकी लैंड बसा दिया और मणिपुर में पहाड़ियों पे कब्जा करके म्यांमार के घुसपैठियों ने करीब 1,996, 1,000 में 4 कम, इतने गांव बसा दिए। इस सरकार को कोई पता नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। उसने लोग जनता को भांग पिला दिया है। और वो भारत माता की जय, भारत की माता के अगर शरीर पे साड़ी रह जाएगा तभी तो जय। वो तो सारी लैंड लेके विदेशियों को दे रही है लोग लगातार। देखिए घुसपैठ कितना खुलेआम घुसपैठ हो रहा है, एक ही जिले में 16,000 घुसपैठिए। अगेन इस पे कोई बात ही नहीं कर रहा। अगर आप देखें जो ट्विटर पे होंगे वो देखे होंगे, 2 जनरल साहब हैं मणिपुर से, वो बेचारे चीखते चिल्लाते रह गए, ठीक है, कि भैया ये हो रहा है, ये हो रहा है। उनकी बातें किसी ने नहीं मानी, उनकी अपनी कम्युनिटी ने नहीं मानी, फौजी कम्युनिटी ने नहीं मानी। तो बात ऐसा है, अभी ये सिचुएशन आ गई है कि आप देश के लिए कुछ करें। मणिपुर से अगर आप पूरा का पूरा नॉर्थ लीजिए, नॉर्थ ईस्ट ले लीजिए, जो ऑफिसर कार्डर है, मैक्सिमम मणिपुर से लोग आते हैं साहब, मैक्सिमम। और वो लोग रो रहे हैं। मैंने कितने सोशल मीडिया पे और टीवी पे देखे हैं सैनिक सम्मेलन मणिपुर वेटरन्स के, कोई कर्नल साहब, कोई ब्रिगेडियर साहब, कोई जनरल साहब रो रहे हैं कि हमारे साथ क्या हो रहा है। गवर्नमेंट को इंटरेस्ट नहीं, नो इंटरेस्ट व्हाटसोएवर। आप देश के लिए 30-40 साल दे दीजिए, आपको जितनी मेडल्स जीतने जीत लीजिए, और जब आप अपने घर वापस जाएंगे अपनी 30-40 साल की सर्विस के बाद, अगर वहां किसी क्रिश्चियंस का या मुस्लिम्स का इंट्रूशन हो गया और आपको अपने घर से निकाल दिया जाए, गवर्नमेंट इज नॉट इंटरेस्टेड। उनको, गवर्नमेंट को बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। ये आज भारत की रियलिटी है, ये पिछले 10 साल में भारत की रियलिटी बन चुकी है। ये देखिए आपको मैं मणिपुर के मुख्यमंत्री का बयान दिखाता हूं, एन बीरेन सिंह, जो भाजपा से ही हैं। म्यांमार के घुसपैठियों के 996 नए गांव बस चुके हैं और ये भारत माता की जय कर रहे हैं। जनता को कितना बड़ा फ्रॉड, धोखा दिया जा रहा है। पूरा नॉर्थ ईस्ट लगता है पोप से मिलने का यही मामला है कि पूरा नॉर्थ ईस्ट दे दो, और वो क्रिश्चियन राज्य तो पूरे नॉर्थ ईस्ट को बनाना ही चाहते थे, उसमें वो सफल हो रहे हैं। आप कश्मीर दे दीजिए अरब को मुस्लिम स्टेट बनाने के लिए, नॉर्थ ईस्ट दे दीजिए आप क्रिश्चियनों को, और नारे लगाइए हिंदू राष्ट्र और भारत माता की जय। ये पूरा यही चल रहा है, यही चल रहा है। अब मैं आपको G7 में ले जाना चाहूंगा। भारत जिसका सदस्य भी नहीं है, लेकिन G7 के फोटोग्राफ जो है, और खुद प्राइम मिनिस्टर ने चारों तरफ फोटोग्राफ भरे हैं, और पूरी मीडिया जो है, मैं कहूंगा, मैंने कटिंग भी डाला अमर उजाला का, वो दिखा है उतना वाला पोर्शन, 5 जन जितनी मीडिया है कि फोटोग्राफ में मोदी चमके, लोग मर रहे हैं यहाँ और फोटोग्राफ में चमके, ये दिखाया जा रहा है। G7 से हमको मिला क्या है? एक अखबार की कटिंग होगी। देखिए इसमें बात ऐसी है, मैं आपको 100% बोलता हूँ इसमें क्या हुआ होगा। 99%, चलिए मैं वहां हूं नहीं तो मुझे पता नहीं, पर 99% क्या होगा, मोदी जी ने जाके मेलोनी जी से बोला होगा कि देवी जी कृपया करके मेरे साथ 2-3 पिक्चर खिंचा दीजिए, मेरी सिचुएशन भारत में बहुत खराब है, अगर आपके साथ 2-3 पिक्चरें आ जाएंगी तो मेरे जो भारत के लोग हैं उनको फिल्म एक्टर्स उन चीजों में बड़ा इंटरेस्ट मिलता है, तो मेरी इमेज थोड़ी इंप्रूव हो जाएगी। मैं 100% आपको कह रहा हूं, उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट की होगी प्लीज पिक्चर खींच लीजिए मेरे साथ। मैं गारंटी के साथ ये बोलने के लिए तैयार हूं। उन्होंने हाथ जोड़ जोड़ के ये पिक्चरें खिंचाई होंगी और वो अभी वायरल हो रही है। देखिए जहां तक G7 का प्रश्न है, मैं आपको बताना चाहता हूँ बड़ी। G7 में कौन कौन से देश हैं? यूएस, यूके, जर्मनी, फ्रांस, इटली, कनाडा और जापान। इनमें से यूएस में भी इलेक्शन होने वाला है, मेजर इलेक्शन, और उसमें लेफ्ट वर्सेस राइट, वोकिज्म वर्सेस एंटी वोकिज्म का जबरदस्त घमासान होने वाला यूएस में। ठीक, ये देखिए अखबारों ने क्या छापा है, चर्चा में रही फोटो और नमस्ते, कुछ हासिल नहीं हुआ, नमस्ते करने के लिए वहां गए थे। वही मैं बता रहा हूं कि वहां हासिल होने का तो प्रश्न नहीं उठता। देखिए ऐसी मीटिंग में वैसे ही कुछ नहीं हासिल होता।
देख, पहली बात तो क्या किसी भी मीटिंग में, किसी भी कलेक्टिव G7 हो गया, G20 हो गया, यूएनओ हो गया, कहीं भी किसी भी मीटिंग में कभी भी क्या कुछ हासिल हो सकता है भारत जैसे देश के लिए? भारत के लिए आंसर इज नो, क्योंकि दुनिया आप नहीं चलाते। आप अपने आप को विश्वगुरु कह सकते हैं, बट आप विश्वगुरु है नहीं, हम विश्वगुरु है नहीं। और तो एक चीज और देखिए, जो 7 देश वो आगे हैं, जो मेंबर्स नहीं है उनको पीछे रखा गया, तो उसको प्रचारित किया भाजपाई मीडिया ने, मोदी जी सबसे बीच में, पूरे वर्ल्ड के केंद्र में मोदी जी है। मतलब झूठ का एक सीमा पार, उनको पीछे रखा गया है जो लोग उनके मेंबर नहीं है G7 के। देखिए, इनके झूठ की कोई सीमा नहीं है इसमें। तो ये बहुत आगे जा सके हैं, ये इतना आगे जा चुके हैं कि आप और मैं एक और जन्म ले लें तब भी हम इतना सोच नहीं पाएंगे ये लोग कितना गिर सकते हैं। उनको छोड़िए, मैं आपको, आपके दर्शकों को जिनको इंटरेस्ट है, उनको थोड़ा जियोपॉलिटिकल रियलिटी समझाना चाहता हूं। भारत को एक्चुअली चाहिए क्या? एक्चुअली हमें चाहिए कि हिंदू जेनोसाइड को रिकॉग्नाइज किया जाए, और अगर हमें कोई इकोनॉमिक लाभ मिल सकता है किसी तरीके से, तो वो इकोनॉमिक लाभ मिल जाए। हिंदू जेनोसाइड को रिकॉग्नाइज करने का तो प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खुद ही हिंदू जेनोसाइड को रिकॉग्नाइज नहीं करती। उसको साइड पर रखते हैं। क्या हमें कोई आर्थिक लाभ मिल सकता है? हमें क्या आर्थिक लाभ चाहिए? हमें मेन आर्थिक लाभ ये चाहिए कि जो हमारी कंपनीज हैं भारत की, वो अपने गुड्स और सर्विसेज विदेशों में चीपर रेट पे बेच पाए, ताकि जब उनकी कंपनीज के साथ कंपटीशन होगी तो हमारे प्रोडक्ट्स चीपर होंगे, तो शायद वो ज्यादा बिक जाए। इससे ज्यादा हम और कोई आर्थिक लाभ नहीं मांग सकते। क्या ये हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि पूरे विश्व में अभी क्या हो रहा है? ग्लोबलाइजेशन कम हो रही है। द वर्ल्ड इज डी ग्लोबलाइजिंग। जो पूरे के पूरे विश्व की जो गति है, जो डायरेक्शन है, वो एक डी ग्लोबलाइजेशन की तरफ जा रहा है, ग्लोबलाइजेशन की तरफ नहीं। पिछले 30-40 साल से ग्लोबलाइजेशन हो रही थी, अब उसका एकदम उल्टा हो रहा है। इसके बड़े सारे एग्जांपल्स हैं। इसका एक एग्जांपल है कि सऊदी अरेबिया ने अभी अपने जो ऑयल की प्रोडक्शन है, पेट्रो डॉलर्स में उसको करने की जगह अभी वो यूरो में, रूबल्स में, यॉन में और बाकी करेंसीज में कर रही है। डॉलर्स में भी कर रही है, पहले सिर्फ डॉलर्स में होता, तो उसको उससे से वर्ड पेट्रो डॉलर बना। वो एक बहुत बड़ा चेंज है। आप चाइना को देखिए, चाइना ने अपने जो उनकी जो यूएस गवर्नमेंट की जो ट्रेजरीज की होल्डिंग है, जो सेवरल ट्रिलियन है, उनको कम करने की कोशिश की है और उसके बजाय गोल्ड खरीदने की कोशिश की है। तो ग्लोबलाइजेशन कम हो रही है, पूरे विश्व में ग्लोबलाइजेशन कम हो रही है। यूएस ने खुद एक बहुत बड़ा एक लॉ पास किया है जिसको कहते हैं इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट। इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट इन्फ्लेशन को रिड्यूस नहीं करता, वो एक्चुअली इन्फ्लेशन को बढ़ाएगा। क्यों? क्योंकि वो ये कह रहा है कि सारे जो इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक चीजें जो यूएस बाहर से इंपोर्ट करता है, स्पेशली चाइना से, उस पर जबरदस्त टैरिफ लगाए जाए, उस पर जबरदस्त कस्टम ड्यूटी लगाई जाए। तो इसको रीशोरिंग कहते हैं। पहले ऑफशोरिंग हो रही थी, अभी रीशोरिंग हो रही है कि आप वापस, ये एक बहुत बड़ा मेजर चेंज है। इसके साथ साथ क्या हो रहा है कि वोकिज्म, एलजीबीटीइज्म, इमिग्रेशन, मुस्लिम इमिग्रेशन, इन सब चीजों के विरोध अभी एक विश्व में आवाज उठ रही है। आप यूरोप को देखिए, यूरोप में अभी रिसेंटली यूरोपियन पार्लियामेंट के इलेक्शंस हुए। यूरोपियन पार्लियामेंट के इलेक्शंस में यूरोपियन पार्लियामेंट, यूरोपियन यूनियन की हिस्ट्री में मैक्सिमम सीट्स अभी मिली हैं। इट इज अ लैंडस्लाइड फॉर एंटी इमिग्रेशन, एंटी वोक पार्टीज। इसके होते होते आपने नोटिस किया होगा कि बेल्जियम के प्रधानमंत्री ने रोते रोते अपना इस्तीफा दे दिया। इतनी बुरी तरह, ये यूरोपियन पार्लियामेंट की इलेक्शंस थे, बेल्जियम के नहीं। उन्होंने इस्तीफा दे दिया क्योंकि वो उसके हैं। इसको देखकर फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है मैक्रोन ने, उन्होंने इलेक्शन बुलवा लिए, अपने लोकल इलेक्शन बुलवा लिए। यूरोपियन पार्लियामेंट के इलेक्शन हुए, उसमें एंटी वोक पार्टीज, राइट विंग पार्टीज, और भारत में राइट विंग तो है ही नहीं, बट वहां है, राइट विंग पार्टीज जीती। फ्रांस के राष्ट्रपति उससे इतना घबरा गए क्योंकि उन्होंने रियलाइज किया कि एक ग्राउंड स्वेल हो रहा है ये वोकिज्म के अगेंस्ट। उन्होंने खुद इलेक्शन बुलवा लिए। वहां इलेक्शन हो रहे हैं, बेल्जियम में इलेक्शन हो रहे हैं, यूएस में तो वैसे ही इलेक्शन हो रहे हैं इस साल। यूके में ऋषि सुनक ने स्नैप इलेक्शन बुलवा लिया। कंजर्वेटिव पार्टी की बुरी तरह से हार होने वाली है यूके में, वो अलग चीज है। यहां भी एक आध महीने में या कुछ हफ्तों में इलेक्शंस हो जाएंगे यूके में। आप अगर बाकी सारी कंट्रीज को देखें तो सब अपने
यूरोप के जो वोकिज्म और एंटी वोकिज्म के बीच में जो युद्ध हो रहा है उसमें इंटरेस्ट है उनको, और ये जो ग्लोबलाइजेशन डीग्लोबलाइजेशन है उसमें इंटरेस्ट है। और उसमें से आज जो सबसे प्रभावशाली G7 के जो लीडर्स हैं वो तो 6 महीने में होंगे ही नहीं। अगर बाइडेन फिर से जीत के आ जाते हैं तो ये अलग बात है, बट वहां भी इलेक्शन हो रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में उनको तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं है भारत में क्या हो रहा है, भारत को क्या चाहिए। उनको वो अपना देखेंगे, अपनी कुर्सी बचाएंगे कि भारत के बारे में फिक्र करेंगे। और वैसे भी जैसे मैंने आपको बोला, भारत को केवल एक चीज चाहिए उनसे, और वो है कि क्या हम थोड़े टैरिफ्स कम कर सकते हैं अपने अपने सामान का, जो चीजें हम आपको बेचें, और उसका आंसर है नो। मैं तो ये तक कहूंगा कि अगले 5 साल तक अगर कोई भी भारत का प्रधानमंत्री या G7 या G20 की मीटिंग में नहीं गया तो उससे आपके जीवन में रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ने वाला, रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ने वाला। इसमें कुछ नहीं होता ऐसी मीटिंग्स में, इसमें बस हाय हेलो बातें बातें होती होंगी। शायद मोदी जी बोलते होंगे कि संदीप जी मुझे बहुत तंग कर रहा है, पर उसके अलावा तो वो पूछा होगा, मिलो नहीं यार, मुझे संदीप बहुत तंग कर रहा है, तुम्हारे 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 पास भी कोई संदीप है कि नहीं? उसके बाद क्या बातें होती है? कोई बातें नहीं होती इसमें। दिस इज अ वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ टाइम है। लेकिन टैक्स पेयर के पैसे पे ये घूमने घूमने चले गए हैं, और कोई बात नहीं है। फोटोग्राफ, केवल फोटोग्राफ्स, और लोग यहाँ मर रहे हैं, कश्मीर से मणिपुर तक अटैक हो रहे हैं, कोई चर्चा नहीं, कोई बातचीत नहीं। या तो भुजासन वक्रासन इसके एनिमेशन डाले जा रहे हैं, या भुजासन इधर किए जा रहे हैं। ये यूक्रेन, आप देखिए अब यूक्रेन को क्या मदद देंगे ये? या इनको कहा होगा कि नहीं, कहा होगा कि चलो तुमने चुनाव में तुम्हारा बड़ा उपयोग किया कि यूक्रेन ने युद्ध रुकवा दी, पापा ने युद्ध रुकवा दी, वॉर रुकवा दी। वॉर तो ये कह रहे थे मैंने पुतिन को बोल के रुकवाई है। ये तो मारने वाला आदमी है। और मिल इसके साथ रहे हैं। अजीब आदमी है ये। देखो मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैडम टुसॉड है लंदन में एक, वहां वैक्स की वो होती हैं प्रतिमाएं, वो वहां जाके भी हाथ मिला लेंगे। उनका कुछ पता नहीं। सही बात है। तो G7 ये हाथ मिलाते रहेंगे, और ये जो यूट्यूबर्स हैं वो झंडा बढ़ाते रहेंगे, और कुछ बड़े बड़े स्ट्रेटेजिक और वो सब चीजें करते रहेंगे। ये बकवास कर रहे हैं सब लोग। सब लोग बकवास कर रहे हैं ऊपर से नीचे तक। अब मैं आपसे एक आखिरी सेगमेंट्स में, हाँ। कि ये जो देश में अभी एक लंगड़ी सरकार आई है, 2 बैसाखियों पे चढ़कर आई है, और संघ का एक कसम दिखाया जा रहा है, ये आपको क्या लग रहा है? संघ का क्या दिखाया जा रहा है? कसम दिखाया जा रहा है। मोदी जी से बड़े नाराज हैं संघ वाले। अरे भैया, अगर मोदी से नाराज थे तो जिस दिन रिजल्ट्स आए थे उस शाम को आपने मोदी को निकाला क्यों नहीं निकाला? अगर मोहन भागवत चाहते और अगर संघ चाहता तो वो आराम से ये डिसीजन ले सकते थे कि भैया मोदी के जाने का समय हो गया, एक पब्लिक स्टेटमेंट देते कि हम मोदी को ऑल सपोर्ट नहीं करते, सारे एमपीज को बोलते कि मोदी को सपोर्ट मत किया जाए, ये किसी को भी, शिवराज को ले लीजिए, गडकरी को ले लीजिए, जिसको भी वो चाहते हैं, ये हमारे प्रधानमंत्री के उम्मीदवार होंगे, इनको बनाया जाए। पर उन्होंने तो संसदीय समिति की, ये तो सूचना है कि संघ और भाजपा चाहती थी, पर संसदीय समिति की बैठक ही नहीं होने दी। नरेंद्र मोदी ने अपने आप को एनडीए से खुद ही सुल्तान घोषित करवा लिया, भाजपा की बैठक ही नहीं होने दी। तो ये फिर आपने बड़ी कच्ची गोलियां खेली हैं भागवत जी। उनको पता होना चाहिए था कि मोदी ऐसा करेगा। अगर उनको ये नहीं पता था कि मोदी ऐसा करेगा तो उनके पास उनके दिमाग ही नहीं है। ये किसी छोटे से बच्चे को पता होगा कि मोदी ऐसा करने वाला है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि उस टाइम पे हमने हम विशाल व्यूज पे थे उस टाइम पे, मैं और शिल्पी जी, और हमने बोला था उस टाइम पे कि इमीडिएटली आज अभी के अभी संघ को औपचारिक घोषणा करनी चाहिए कि मोदी अभी प्रधानमंत्री नहीं हो, ओपन घोषणा करनी चाहिए। और उस घोषणा के साथ साथ ये 3 काम, अगर मैं मोहन भागवत की जगह पे होता तो मैं ये करता, केवल मोदी को हराने के लिए। मैं फिलोसॉफिकल बात तो अलग है, मैं फोन करता शिवराज, मैं बोलता शिवराज हम चाहते हैं कि आप प्रधानमंत्री बने, मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको, आप चाहते हैं कि आप प्रधानमंत्री बने, हम आपके साथ हैं, आप 2-3 एमपी जितने भी अपने एमपी पकड़े और ओपनली बोलिए कि आप दावा करने वाले हैं पार्लियामेंट्री पार्टी की लीडरशिप का, ये आप ओपन दावा करिए, हम आपके साथ हैं।
फिर फोन करते गडकरी को बोलते कि आप शिवराज को सपोर्ट करिए। दूसरे एंगल से भी हो सकता है, गडकरी भी बन सकते हैं, शिवराज भी सपोर्ट कर सकते हैं, जो भी बात। फिर चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को फोन करते और बोलते कि आप सपोर्ट मत दीजिए, क्योंकि अगर आप सपोर्ट देंगे मोदी को तो हम आपकी सपोर्ट नहीं करेंगे और हम अपने एमपीज को बोलेंगे कि वोट नहीं करेंगे। और उनको बोलते कि आप ये शर्त रखिए, अगर आप ये शर्त रखिए कि आप चाहते हैं कि मोदी प्रधानमंत्री ना, मोदी और शाह अंदर ना। ये 4 फोन कॉल, एक गडकरी को, एक राजनाथ को, सॉरी एक शिवराज को, और एक चंद्रबाबू नायडू को और नीतीश कुमार को, उनको करनी चाहिए थी और एक विज्ञप्ति देनी चाहिए थी कि हम चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी अब रिटायर हो जाएं। ये ऑफिशियली बोल देना चाहिए था। उसके बाद अगर और या गडकरी या शिवराज का दावा ठोक देना चाहिए था। उसके बाद अगर मोदी की हिम्मत होती ये सब करने की, तब देखी जाती, पर आपने कुछ किया ही नहीं। इशारों से काम नहीं होता, ये इशारों से काम नहीं होता, ये सीधा हार्डकोर ओपन युद्ध है और इसमें आपने किया नहीं। तो अब पछताए अब रोने धोने का कोई फायदा नहीं है। संघ को जो बोलना है बोल दे। सरकार बन चुकी है, सरकार की बागडोर मोदी के हाथ में है, अमित शाह के हाथ में है, सारे ब्यूरोक्रेट, सारे सेक्रेटरीज उनके हैं, सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज उनके पास हैं। अभी कोई इलेक्शन होने नहीं वाला, संघ को जो करना है कर ले, मोदी अब हिलने नहीं वाला। जितना चीखना है, जितना चिल्लाना है, संघ को जो करना है कर ले। मोदी तब तक नहीं हिलेंगे जब तक या शिवराज या गडकरी, एक्चुअली दोनों मिलकर बगावत ना कर। ओपन बगावत, ओपन बगावत का मतलब है कि हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में मोदी का साथ नहीं देंगे। ये ओपनली कहना पड़ेगा, ओपन खुल्लम खुल्ला की वी डू नॉट हैव कॉन्फिडेंस इन नरेंद्र मोदी एनी मोर, ही इज द रॉन्ग पर्सन फॉर इंडिया। और ऐसे ही अगर आप यूके पार्लियामेंट में देखें, क्योंकि वो हमारी पार्लियामेंट से क्लोजेस्ट है, जो उसका स्ट्रक्चर है, ऐसा ही होता है। जो कंजर्वेटिव पार्टी के लीडर पहले बोरिस जॉनसन से, फिर उनको निकाल के किसी और को बनाया गया, फिर उसको निकाल के फिर ऋषि सुनक बने। ये सब ओपनली आए, बोले कि मुझे उस पर कॉन्फिडेंस नहीं है, इलेक्शन होने चाहिए। तो जब तक ओपन रिवोल्ट नहीं होगा, ये बातों बातों में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अमित शाह एक सुलझे हुए खिलाड़ी हैं, जब तक उनको धक्के मार के हटाया नहीं जाए वो नहीं हटने वाला।